हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूं कंचन मित्तल। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कंटेंट हो, अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड वो देखना है तो आपको हमारे चैनल पर उसकी वीडियोज मिल जाएंगी। अभी जो लास्ट लेक्चर है उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगी ताकि आप लोगों को इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो मैं थोड़ा सा पेपर ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने लास्ट के लेक्चर में क्या बताया था। तो लास्ट के लेक्चर में जब हम लोगों ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया था तो उसमें मैंने दो ग्रुप्स लिए थे, G1 एंड G2, और उसको मैंने इस तरीके के ऑर्डर पेयर से बताया था सच दैट कि ए तो जो स्मॉल है वो ग्रुप G1 से बिलोंग करेगा और जो ये स्मॉल बी है वो ग्रुप G2 से बिलोंग करेगा। तो फिर मैंने इन पे जो था एक ऑपरेशन डिफाइन करा था जिस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग G1 क्रॉस G2 क्या बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाते हैं। तो पहला चीज ये, फिर मैंने ये ग्रुप के बारे में बताया था कि इसमें कि ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या होता है, वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ G1 इनटू ऑर्डर ऑफ G2। और अगर मुझे इसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप में उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर ऑफ फॉर सपोज दिस एलिमेंट is exactly equals to the LCM of order of A, order of B। फिर मैंने पर्टिकुलर जैसे K4 टेंसर S3, K4 क्रॉस S3, या फिर आप समझ लो Z2 क्रॉस Z3, या फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था S3 क्रॉस K4। तो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे, उसके मैंने पर्टिकुलर सारे एलिमेंट्स निकाल के दिखाए थे। जैसे मैंने एक ऑर्डर 12 का ग्रुप बना के दिखाया था, एक ऑर्डर 24 का ग्रुप बना के दिखाया था। तो मुझे ये ऐसे सब्जेक्ट जो ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि मेरे को ये क्लेंस ग्रुप के बारे में पता है, ठीक है, इसका ऑर्डर 4 है, और मुझे एक ये S3 ग्रुप के बारे में पता है जिसका ऑर्डर 6 है। तो इन दोनों से मुझे एक 24 ऑर्डर का ग्रुप मिल गया जो कि कैसा है, नॉन अबेलियन। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नॉन अबेलियन कैसे है, तो आप जो है मेरा लास्ट वाला लेक्चर जाके देखिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये नॉन अबेलियन कैसे। सिंपली अच्छा ये दो मैंने सेम लिख दिए, तो यहाँ पे आप K4 की जगह D4 लिख सकते हैं। तो D4 अगर हम देखेंगे तो D4 का क्या ऑर्डर होता है, 8, और इसका ऑर्डर कितना होता है, 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, तो हमें 48 ऑर्डर का ग्रुप मिल गया जो कि कैसा है, नॉन अबेलियन। तो मेरे को कुछ ग्रुप्स पता है, जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि हमें यूजुअली कितने ऑर्डर तक ग्रुप्स पता है, जो हमें अच्छे से पता है वो है ऑर्डर 7। तो उन्हीं ग्रुप्स में से, या फिर डायहेड्रल ग्रुप्स है उन्हीं ग्रुप्स में से मैं और ग्रुप्स बना रही हूँ बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स के और विदाउट एनी एफर्ट। तो ये हमें मोटिवेशन देता है इस टॉपिक को पढ़ने का। अब हमें एग्जाम्स में क्या होता है मेनली कि हमें जो होता है कि क्वेश्चंस डिस्कार्ड करने होते हैं, या फिर आप कहें कि ऑप्शन डिस्कार्ड करने होते हैं। तो ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स आते कहाँ से हैं, वो इन्हीं से आते हैं। और क्वेश्चन डिस्कार्डिंग में हम सब ग्रुप्स, जैसे हमारे पास एक ग्रुप्स होता है लेकिन ग्रुप्स के अंदर भी तो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम सब ग्रुप्स बोलते हैं। अगर हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा सके तो हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा एक रिच जो हो जाएगा ग्रुप्स का सेट हो जाएगा टू स्टडी और टू जस्ट क्लियर द क्वेश्चंस और वट एवर यू कैन से लाइक हाउ टू एक्चुअली अप्रूव, हाउ टू एक्चुअली सॉल्व अ क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं एक सब ग्रुप से स्टार्ट करती हूँ। जैसे G1 क्रॉस G2 है, हमें पता है कि ये एक ग्रुप है। अब हम बात करेंगे इसके सब ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप पढ़ते हैं वैसे हम क्या पढ़ते हैं, सब ग्रुप पढ़ते हैं। तो फॉर सपोज कि H1 किसका सब ग्रुप है, G1 का, और H2 किसका सब ग्रुप है, G2 का। तो दिस इम्प्लाइज H1 क्रॉस H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। तो ये हमारा बेसिक एक डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगा, ये इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई सब ग्रुप के बारे में। फिर मैंने एक चीज बोला था कि अगर G1 और G2 दोनों अबेलियन हैं तभी क्या होगा, G1 क्रॉस G2 भी क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। ये पॉइंट बोला था कि मतलब अगर मेरे इस प्रोडक्ट को अबेलियन होना है तो दोनों ग्रुप्स को अबेलियन होना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप के अबेलियन होने से काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर मैं H1 क्रॉस H2 की अबेलियन वाली चीज पे बात करूंगी तो इसमें भी ये आएगा कि इफ H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1 एंड H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G2, देन H1 क्रॉस H2 इज एन अबेलियन सब ग्रुप
of G1 cross G2 if and only if H1 is abelian, if and only if H1 and H2 both are abelian। तो इस तरीके से मुझे कुछ अबेलियन सबग्रुप्स के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो इस चीज को जो है अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो सबग्रुप डिफाइन करा है उसका एक्चुअल यूज क्या है, और हम इस चीज को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहाँ पे इतना ज्यादा हेल्पफुल है। ये क्या कह रहा है कि इन्होंने ग्रुप लिया S3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z2 सॉरी S2। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो तो मैंने सिर्फ 2 ग्रुप्स का डिफाइन करा है, लेकिन क्या होता है कि आप n नंबर ऑफ ग्रुप्स का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर सपोज अगर मुझे 3 ग्रुप्स का डिफाइन करना है G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3, तो जैसे हमने 2 ग्रुप्स का डिफाइन करा था, जब हमने एक पेयर लिया था, अब हम क्या लेंगे, एक ट्रिपल ले लेंगे सच दैट A किससे बिलोंग करेगा, G1 से, B बिलोंग करेगा G2 ग्रुप से, और C किससे बिलोंग करेगा, G3 ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार ऑपरेशन भी लग जाएगा। और सिमिलरली जैसे अबेलियन वाली चीज थी वो भी जैसे 2 के लिए जो जो चीजें ट्रू हो रही है ना, वही एग्जैक्टली 3 लाइक क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 ग्रुप्स या प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज जो भी मैं आपको 2 ग्रुप्स के लिए बता रही हूँ वो n नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए भी ट्रू होंगी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से मुझे इसके आंसर बता दीजिए। हाँ, मतलब देखो चीटिंग नहीं करना है, देखना नहीं। अगर आप लोगों को आता है पहले अपनी नोटबुक में लिख लो, वीडियो को क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसके आंसर लिखो और फिर देखो कि क्या मैं जो आंसर बोल रही हूँ वो आप लोगों का ठीक आ रहा है। और आंसर ठीक होने से कुछ नहीं होता, कि आपका जो लॉजिक है वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है S3 क्रॉस Z3 क्रॉस S2, और पूछे ऑप्शंस क्या क्या है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट क्या है, नॉन अबेलियन। अब देखो अभी मैंने बताया था कि G जो है वो क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब अबेलियन होगा, जब उसके सारे जो ग्रुप्स होंगे जो भी हमने उसमें लिए हैं वो अबेलियन होने चाहिए। तो देखो S3 लेकिन क्या है, नॉन अबेलियन है। हम जानते हैं परमुटेशन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो जैसे ही एक भी अगर नॉन अबेलियन आ गया ना, तो जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट G इज नॉन अबेलियन। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, G हैज अ सबग्रुप व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू S2 क्रॉस S3। अभी मैंने बताया था कि जो सबग्रुप्स होंगे ना, एक्चुअली यहाँ पे आप एक ऐसे भी लिख लो कि जो सबग्रुप होंगे G1 क्रॉस G2 के वो हमेशा इस फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, वेयर H1 इज अ सबग्रुप ऑफ G1 एंड H2 इज अ सबग्रुप ऑफ G2। यानी कि अगर कोई भी सबग्रुप होंगे G1 क्रॉस G2 के तो वो किसकी फॉर्म के होंगे, H1 क्रॉस H2 के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ। अभी से पूछे क्या कोई सबग्रुप होगा Z2 क्रॉस Z3 का, तो अगर आप इसको ऐसे देखो, S3 है। ठीक है, S3 में एक सबग्रुप है Z2 जो आइसोमॉर्फिक है Z2 के। कैसे? अगर आप S3 में बात करो जिसमें आप आइडेंटिटी ले लो और आप ले लो 1 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 ऑर्डर का ग्रुप हो गया। तो 2 ऑर्डर का ग्रुप क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक टू Z2। और जो कुछ Z3 है, Z3 में तो खुद आइसोमॉर्फिक टू Z3 है ना। तो अगर आप ऐसे सबग्रुप कंसिडर करो Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस 1। अब जो ये 1 है ना, ये आइडेंटिटी ग्रुप है। अब देखो, अब आप इसको देखो, आइडेंटिटी ऐसे मान लो। अब ये किसका सबग्रुप है, या फिर इसको H ले लो, ये जो सबग्रुप है इसे H ले लो। अब आप देखो H क्रॉस Z3 क्रॉस आइडेंटिटी, ये किसका सबग्रुप है, S3 क्रॉस Z3 क्रॉस S2। क्यों? यहाँ पे S2 का अगर ये S2 लिखा है, S2 मतलब Z2 ही है इसका मतलब। ठीक है, अब आप देखो H किसका सबग्रुप है, S3 का। Z3 किसका सबग्रुप है, Z3 का। और आइडेंटिटी किसका सबग्रुप है, Z2 का। यानी कि ये इसका सबग्रुप हो गया। अब आप इसको देखो, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z3 के। यानी कि इस ग्रुप में G में एक सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस
Z3 के। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यानी कि इसमें फर्स्ट 2 ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। अब देखो कितना इजी है क्वेश्चन, कितना लंबा है, डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। हमें एक्चुअल में एक कंटेंट चाहिए होता है या फिर उससे रिलेटेड हमें उसकी जो बेसिक थ्योरी होती है वो पता होना चाहिए, फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड में क्या बोला, जी हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा अब देखो ये कंसिडर करो, आइडेंटिटी क्रॉस आइडेंटिटी। देखो ये किसका सब ग्रुप है, S3 का, है ना। इसको E1 ले लो और इसको E3 ले लो, और E3 किसका सब ग्रुप है, S2 का। अब ये जो है ना, ये मैंने क्या लिया है, आइडेंटिटी ऑफ S3 एंड S2। तो ये किसका सब ग्रुप हो गया, ये किसका सब ग्रुप हो गया, G का। अब देखो ये किसका सब ग्रुप है, G का, लेकिन अगर मैं इसको आइसोमॉर्फिक देखूंगी तो ये किसके हो जाएगा, Z3 के। तो यानी कि G में एक साइक्लिक सब ग्रुप भी तो हो गया ऑर्डर 3 का, यानी कि थर्ड भी ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ पे। तो पहले अगर हम देखें कि इसके सब ग्रुप के लिए क्या चॉइस हो सकती है, तो देखो जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर मैं H क्रॉस H2 क्रॉस H3 ले लूँ, जबकि जो H1 है वो किसका सब ग्रुप है, G1 का। ये ऐसा कर लो, S3 लिख लो, और H2 किसका सब ग्रुप है, Z3 का, और H3 किसका सब ग्रुप है, S3 का। तो अगर मैं H1 क्रॉस ये है तो ये भी किसका सब ग्रुप हो जाएगा, G का। तो ठीक है, तो यानी कि इतना क्लियर होगा कि ये इसका सब ग्रुप होगा। अब हमें देखना है कि जो प्रॉपर सब ग्रुप है क्या वो साइक्लिक होंगे कि नहीं होंगे। अब आप देखो मैं आपको क्या कह रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि H1 को ले लो S3, H2 को ले लो आइडेंटिटी, और H3 को भी क्या ले लो, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ये ग्रुप देखो कि S3 क्रॉस 1 क्रॉस 1। अब ये देखो S3 क्या है, नॉन अबेलियन। मैंने बताया था कि अगर किसी सब ग्रुप को या फिर ऐसे इस टाइप के किसी को भी अगर अबेलियन होना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि तीनों अबेलियन होने चाहिए, लेकिन इनमें से एक ही नॉन अबेलियन आ गया। सो यानी कि ये जो पूरा क्या हो गया, ये एक नॉन अबेलियन है, और क्या है देखो प्रॉपर भी है। प्रॉपर मतलब ना ये आइडेंटिटी के इक्वल है G की, ना ये G के खुद इक्वल है, तो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। तो उस हिसाब से जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्या क्या करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने ये देखा। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि कब दो ग्रुप्स का एक्सटर्नल प्रोडक्ट अबेलियन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब हम किसकी बात करेंगे, साइक्लिक की। कि साइक्लिक के केस में क्या होगा, अगर दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं तो क्या उनका एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें मैं क्या लूँगी, 3-4 केसेस लूँगी और फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या लिया मैंने, ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इन्फाइनाइट ले लिया। देखो ऑब्वियसली बात है ये तभी हो सकता है जब दोनों ग्रुप साइक्लिक हों, ठीक है, क्योंकि अगर एक ग्रुप नॉन साइक्लिक होगा देखो तब तो कोई बात बनती ही नहीं है। ठीक है, तो केसेस मैं कब ले रही हूँ कि देखो मैं क्या ले रही हूँ कि G1 एंड G2 बोथ आर साइक्लिक। मैं इसके लिए ही प्रूव करूंगी। अब इसमें साइक्लिक के लिए भी केसेस बन जाएंगे अगर दोनों का ऑर्डर इन्फानाइट है। तो अगर देखो दोनों का ऑर्डर इन्फानाइट है यानी कि G1 G2 बोथ आर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ इन्फानाइट ऑर्डर। हमने बताया था कि जो साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं इन्फानाइट ऑर्डर के वो किसके आइसोमॉर्फिक होती है, Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। सिमिलरली ये भी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। देखो ये मैंने आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरी में बता रखा है कि क्या कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक किस किस के होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर का लिंक दे दूंगी ऊपर की तरफ, उसको क्लिक करो। उसमें मैंने 2 वीडियोस के बारे में 2 उसके पे लेक्चर्स बनाए हैं। तो एक लेक्चर में मैंने बताया कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और दूसरे लेक्चर में मैंने इसको आइडेंटिफाई करा है कि साइक्लिक ग्रुप्स और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो यानी कि हमें देखना है कि अगर मैंने एक्सटर्नल प्रोडक्ट लिया Z क्रॉस Z का तो क्या वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे। देखो एक ऐसे देख सकते हैं कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन से देख सकते हैं। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन से, सपोज कर लो कि जो Z क्रॉस Z है वो साइक्लिक है। अब देखो 2 साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर होंगे इनफाइनाइट, देखो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो यानी कि इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप हो गया।
लेकिन हमें पता है कि अगर कोई भी ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कितना होना चाहिए, वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए फाइनाइट ऑर्डर का, और वो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, मतलब जीरो ही होता है। लेकिन मैं आपको इसमें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर हाँ, इसको इस तरीके से देखो, ये वाला चीज मैं दूसरे केस में यूज करूंगी, इसमें मैं क्या यूज करूंगी, मैं साइक्लिक की डेफिनेशन यूज करूंगी। देखो फॉर सपोज, अब देखो साइक्लिक है तो यानी कि किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा a, b, तो इसमें मैं केस बना रही हूँ, ठीक है। केस क्या है, मैं ले रही हूँ कि a, b से जनरेट हो रहा है, और लेकिन मैंने a, b कैसे लिए कि a नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू b यानी कि 1, 2 ऐसे टाइप का कुछ ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने जनरल जनरेटर लिया, और a, और ऑब्वियसली a बिलोंग्स टू z है, और a क्या है, नॉन जीरो है। अगर देखो जीरो हो जाएगा फिर तो कोई मतलब नहीं बनता, ये डिफरेंट है। अच्छा अब देखो, अगर ये जनरेटर है तो 1, 1 को मैं एज अ पावर ऑफ a, b लिख सकती हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूँ तो 1 इज इक्वल्स टू एन ए और 1 इज इक्वल्स टू एन बी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1 बाय ए, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 बाई एन, यानी कि इस हिसाब से दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन इस केस में तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि इट मीन्स a, b इज नॉट अ जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या आगे कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये तो आया हमारा केस 1 के लिए कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2, ठीक है। तो केस 2 में हमें क्या लेना पड़ेगा, अभी तो हमने क्या लिया कि a नॉट इक्वल्स टू b लिया, अब हम केस 2 में क्या लेते हैं, a इज इक्वल्स टू b ले लेते हैं, तो यानी कि और नॉन जीरो भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो a इज इक्वल्स टू b, और नॉन जीरो लिखना हो मैथमेटिकली तो ऐसे रखें, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, तो यानी कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर a, टाइप का आ गया। अब मुझे देखना है कि क्या ये जनरेटर होगा कि नहीं होगा। अब फॉर सपोज 2, 1 ले लो, अगर ये जनरेटर हुआ तो इसको मैं लिख सकती हूँ सम पावर ऑफ a, a। अब इसको इक्वेट करते हैं, अगर इसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और उसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा। इस हिसाब से जो a है वो 2 बाई एन आएगा, और यहाँ से a क्या आएगा, 1 बाई एन। लेकिन इससे अगर हम इसको इक्वेट करो, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर 2n होना चाहिए, और अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यानी कि ये कह रहा है कि जो ऑर्डर है ना 1, 2 का वो प्लस माइनस रूट 2 आएगा, 2, 1 का जो ऑर्डर है वो प्लस माइनस रूट 2 आएगा। लेकिन कभी हमने ऑर्डर जब डिफाइन करा तो हमने बताया था कि ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर भी क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इम्प्लाइज इस केस में G1 क्रॉस G2 नेवर साइक्लिक, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। अभी तो हम लोगों ने दोनों का जो ऑर्डर लिया था वो क्या लिया था, वो इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, एक का तो ऑर्डर क्या ले लेंगे, फाइनाइट, और एक का ले लेंगे इनफाइनाइट। अच्छा इसमें मैं एक के, अच्छा ठीक है चलो पहले केसेस ही कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ G1 को तो फाइनाइट ले लेंगे, और ऑर्डर ऑफ G को क्या ले लेंगे, n, G2 को। अब देखो G1 एक इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिक टू Z, लेकिन जो G2 है वो फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Zn। अच्छा अब ये है, अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, तो हमें ये पता करना है इस साइक्लिक और नॉट। तो अगर ना पता चले तो कॉन्ट्रडिक्शन से मतलब, तो सपोज कर लो कि चलो अगर साइक्लिक हुआ, सपोज इट इज साइक्लिक, अगर साइक्लिक हुआ तो अगर अच्छा देखो सबसे पहले ऑर्डर की बात करो, इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि अगर ये साइक्लिक है तो Z क्रॉस Zn इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, तो यानी कि Z क्रॉस Zn किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z के। अब देखो ये साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का, हमें पता है कि अगर ये इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, यानी कि ओनली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि इसके पास मोर देन 1 एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के। अब देखो 0, 0 ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब इसका ऑर्डर क्या है,
तो ऑर्डर ऑफ 0,0 क्या है इस केस में 1 है, ये तो क्लियर है हमें, ठीक है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करो 1, एलिमेंट कंसिडर करो 0,1। अब 0,1 है, ये भी इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या आ गया 0,n। अब ये एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है ना, क्यों, क्योंकि n क्या है, n इज 0 मॉडुलो n। क्योंकि देखो इस वाले में जब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस जो ये वाला टपल है, मतलब ये वाली जो एंट्री है, इसमें तो zn के ऑपरेशंस लगेंगे ना, इसलिए n इज 0 मॉडुलो n। तो यानी कि हमें ये एक एलिमेंट और मिल गया जिसका क्या ऑर्डर है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 0,1 भी क्या है, n है, यानी कि फाइनाइट। यानी कि हमारे पास तो एटलीस्ट मुझे 2 एलिमेंट्स तो पता है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। इसका मतलब z क्रॉस zn इज ऑल्सो नॉट साइक्लिक, ठीक है। अब बात आती है, अब हमने इनफाइनाइट ऑर्डर के सारे केसेस कंसिडर कर लिए, अब हम किस पे जाएंगे, जब दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, थर्ड केस कि ऑर्डर ऑफ G1 m है एंड ऑर्डर ऑफ G2 n है, मतलब साइक्लिक है, फाइनाइट ऑर्डर। तो G1 आइसोमॉर्फिक हो गया Zm के और G2 आइसोमॉर्फिक हो गया Zn के। अच्छा, इसमें मैं एक कंसिडर कर रही हूँ केस, देखो इसमें भी मैं एक कंसिडर क्या केस कर रही हूँ कि जो m और n है ना, इनके अगर GCD में अगर इनका GCD 1 है, तो मेरे को शो करना है कि ये जो है मैं क्या शो करूंगी इसमें, यानी कि अगर इनके ग्रुप्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑर्डर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो G1 क्रॉस G2 क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो पहले मैं ये प्रूव करती हूँ, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, अब देखो G1 क्रॉस G2 साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब मुझे इसमें एक जनरेटर प्रूफ करना होगा। अब देखो G1 साइक्लिक है, G1 इज साइक्लिक, तो G1 जो है किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, उसको नाम दे दिया A। अब ये साइक्लिक है और A इसका जनरेटर है, तो ऑर्डर ऑफ A क्या आ गया, M। सिमिलरली G2 साइक्लिक है, तो वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, से B, और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ B का भी क्या होगा, N होगा। अब देखो A, B है, वो G1 क्रॉस G2 में बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि A G1 से है, B G2 से है। अब मैं अगर इसके ऑर्डर की बात करूँ A, B की, तो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ करा था कि A, B इसका ऑर्डर क्या होता है, LCM ऑफ M, N, ये होता है। देखो LCM ऑफ M, N को मैं लिख सकती हूँ M इंटू N इंटू GCD ऑफ M, N। लेकिन अगर आप यहाँ से कंपेयर करो, GCD मैंने क्या लिया है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ पहला केस कि GCD M, N का 1 है, तो यानी कि ये नंबर तो क्या आ गया 1, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू Mn। यानी कि मुझे एक एलिमेंट मिल गया G1 क्रॉस G2 में जिसका ऑर्डर Mn है, और अगर मैं बात करूं तो यानी कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2। तो अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है फाइनाइट ग्रुप में, इन अ फाइनाइट ग्रुप अगर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो वो ग्रुप कैसा हो जाता है, साइक्लिक, और यही एलिमेंट इसको जनरेट कर देगा। तो यानी कि अगर GCD ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 ग्रुप फाइनाइट ग्रुप्स अगर वो 1 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर उनमें कोई भी नंबर कॉमन है तो वो 1 ही हो सकता है और कोई कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा, G1 क्रॉस G2 साइक्लिक हो जाएगा। ये तो एक केस हो गया। हम लोग दूसरे केस पे चलते हैं। तो दूसरा केस हमें क्या बोलता है कि फॉर सपोज अगर उनका GCD 1 नहीं है, तो यानी कि उनमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होगा। या केस थर्ड का बी पार्ट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ऑफ G1 मैंने क्या लिया था, M लिया था, ऑर्डर ऑफ G2 N लिया था, और मैंने क्या अज्यूम कर लिया था कि GCD ऑफ M, N नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखो इनका GCD इक्वल नहीं है, तो यानी कि GCD को हमने क्या ले लिया, M, N को कोई D ले लिया, और D क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। और अब मुझे क्या शो करना है,
कि G1 क्रॉस G2 इज नॉट साइक्लिक। देखो इसमें हम, अच्छा देखो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या है, mn। अगर ये साइक्लिक होता है, देखो इफ G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक, ठीक है, तो उसमें तो G1 क्रॉस G2 किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, Zm, n। अब मैं इसमें ही आपको बताऊंगी कि इसमें एग्जैक्टली कैसे मैं कॉन्ट्रडिक्शन ला, मतलब कैसे मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है। अब देखो G से D, यानी कि इसमें एक कॉमन फैक्टर D आ गया, यानी कि मैं M को लिख सकती हूँ D इंटू M1 और N को लिख सकती हूँ D इंटू M2। क्लियर है, यानी कि D M का भी डिवाइजर है और D N का भी डिवाइजर है, ठीक है। अब देखो यानी कि G1 में, अब देखो G1 एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसको मैं Zm के आइसोमॉर्फिक कर रही हूँ और G2 को मैं Zn के आइसोमॉर्फिक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इन ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी। अब देखो Zm को मैंने लिख दिया DM1। अब इसमें मुझे पता है D इसका एक डिवाइजर है, तो जैसे ही मैंने साइक्लिक ग्रुप में बता रखा है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई भी डिवाइजर होता है उस ऑर्डर का, तो उसमें उस एलिमेंट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D कितने एग्जिस्ट करेंगे, 5D, यानी कि D-1। सिमिलरली अगर मैं मैंने Zm, अब मैं Zn की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इसमें कितने होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 5D, इसमें भी क्या होंगे, 5D। अब मुझे पता है कि इसमें भी 5D, इसमें 5D। अब मुझे देखो, अब मैं बताऊं, अब मैं देखूंगी कि G1 क्रॉस G2। अब देखो G1 क्रॉस G2 क्या है, इसका ऑर्डर है Mn। अब इस Mn को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ D इंटू MM, D इंटू M2, यानी कि ये क्या हो गया, D स्क्वायर, यहाँ पे इसको N2 N1 ले लो, ठीक है, इसकी हो गया DN1, तो हो गया D स्क्वायर M1 इंटू N1। हाँ, अब हम देखेंगे कि G1 क्रॉस G2 में ऑर्डर D के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ऑर्डर D एलिमेंट्स इन G1 क्रॉस G2। अच्छा देखो, तो सबसे पहले काउंट करना शुरू करते हैं। अब मुझे पता है, जैसे ही मैंने बताया था कि इसमें कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स। अब देखो इसमें ऑर्डर D के एलिमेंट है, इसमें भी ऑर्डर D के एलिमेंट है, इसमें ऑर्डर D के एलिमेंट्स 5D है, इसमें भी ऑर्डर D के एलिमेंट्स 5D है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि इनका एक ऐसे पेयर बनाना होता है, ठीक है, सच दैट कि वो जो एलसीएम आए वो D आ जाए। अब देखो सबसे इसमें देखो ऑर्डर 1 का भी होगा, इसमें भी ऑर्डर 1 का भी होगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 के करस्पॉन्डिंग 1। तो देखो मैं पेयर कैसे बना रही हूँ, 1 ये 1 यहाँ से लिया और एक D यहाँ से लिया, ठीक है। फिर D के साथ 1 बनाया, D1, फिर क्या बनाया DD और एक, हाँ ऐसी बना ली। तो यानी कि देखो इसमें और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि एलसीएम किसी और ऑर्डर का D नहीं आ सकता, लेकिन एटलीस्ट इसमें इतने एलिमेंट्स तो होंगे। अब ये एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, 5D, ये भी कितने हैं इनके पास 5D, और इसके पास क्या है 5D स्क्वायर, क्योंकि देखो D अगर G1 से D आया तो उसके पास 5D, और D जो है G2 से आया तो 5D स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला था मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देख लो, इसमें मैंने 2-3 एग्जांपल्स लेके चीज़ों को एग्जैक्टली क्लियर किया है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन G1 क्रॉस G2 वो कितने हो सकते हैं, इतने तो होंगे, यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होंगे, 2 5D प्लस 5D स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इतने तो होंगे। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 5D से। ये मैंने बात क्यों करी, क्यों, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। देखो अगर यहाँ पे मेरा G1 क्रॉस G2 या फिर ये ले लो Zm क्रॉस Zn, अगर ये साइक्लिक हो जाता है तो अगर ये होता तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए था, Zmn के, लेकिन Zmn में ऑर्डर D के, क्योंकि D डिवाइजर है तो इसमें ऑर्डर D के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो
जस्ट 5D आएंगे। लेकिन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि GCD जो था वो नॉट इक्वल्स टू 1 था, तो ZM क्रॉस N में इतने एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो चीज हमें कॉन्ट्रडिक्शन दे रही है ना। तो इसका मतलब, सो दिस इंप्लाइज दैट ZM क्रॉस ZN इज नॉट साइक्लिक इफ GCD ऑफ, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? तो इससे अब मैं एक न्यू स्टेटमेंट लिख रही हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कि आपको पता चल जाएगा कि कब हम एक फाइनाइट ऑर्डर के एक्सटर्नल प्रोडक्ट को साइक्लिक बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा कि ऑर्डर ऑफ G1 इज M एंड ऑर्डर ऑफ G2 इज N एंड बोथ आर साइक्लिक। तो थ्योरम क्या कहता है, या कोई भी रिजल्ट आप कह सकते हो, दैट G1 क्रॉस G2 is cyclic if and only if GCD of, अरे if and only if है, मतलब अगर GCD 1 है तो ये साइक्लिक होगा, और अगर ये साइक्लिक है तो यानी कि इनका GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर सपोज अगर आप बात करो Z2 क्रॉस Z3 की, अब देखो पता है प्रॉब्लम क्या होती है एक्सटर्नल प्रोडक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज किस लिए होता है, कि ताकि हमें जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप्स हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा और ग्रुप्स मिल जाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसे एक्सटर्नल प्रोडक्ट बना देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये ग्रुप तो जो था वो हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनसे मैच कर रहा है या फिर अलग आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाली थ्योरम थोड़ी यूजफुल है। फॉर सपोज देखो Z2 और Z3, मैंने इससे एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट बनाया और इसका ऑर्डर क्या होगा? 6 का 6। अब हम कैसे पता करें कि मतलब ये एग्जिस्टिंग है, जैसे मतलब ये किसके इक्वल हो सकता है, इधर इट इज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब इसको पता करने के लिए देखो 2 और 3 GCD 1 है, यानी कि ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया जिसका ऑर्डर क्या है? 6 है, तो यानी कि आइसोमॉर्फिक हो गया Z6 के। ठीक है, अब देखो मैं और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अभी हमें मैंने Z6 को ऐसे लिखा, तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ Z2 क्रॉस Z3, या फिर ऐसे लिख लो 4। हाँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। अब देखो Z6 क्रॉस Z4। अब देखो Z6 जो है अभी मैंने देखा किसका आइसोमॉर्फिक है? Z2 क्रॉस Z3 के, और फिर मैंने लिख दिया Z4 के। अब देखो ये इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करो, ग्रुप्स को कंपेयर करो। ये है 4 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का है। 4 और 3 का GCD क्या है? 1 है, तो यानी कि ये जो ग्रुप है ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? 12 के। तो यानी कि Z6 क्रॉस Z4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? Z2 क्रॉस Z12 ऑल्सो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो आगे यूज आएंगे। ठीक है, और अब मैं इस लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जिससे आपको ग्रुप पहचानने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अब मैं किस ऑर्डर का ग्रुप डिस्कस करूंगी? P स्क्वायर ऑर्डर, वेयर P क्या है? प्राइम है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे, अब देखो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है। एक ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, सॉरी इस ऑर्डर का 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5 का स्क्वायर करो 25 हो सकता है, 4 का स्क्वायर करो 16 हो सकता है। नहीं प्राइम का करना है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 9 तो प्राइम नहीं है 10, 11 का स्क्वायर 121। तो देखो, तो यानी कि आप इस ऑर्डर के ग्रुप्स के बारे में क्या कह सकते हो? ये साइक्लिक है कि नहीं है, इसके जो मतलब कितने सब ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं इस ऑर्डर में। सबसे पहली बात तो ये पता चले, तो हम इसका पूरा इस ऑर्डर के ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल बना के आप लोगों को समझाने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूंगी कि अगर मैं इस एलिमेंट का कोई चीज डिस्कस कर रही हूँ तो उसमें एलिमेंट्स किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। अब लेग्रांज थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मुझे
मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि जो ऑर्डर हो सकते हैं एलिमेंट्स का वो क्या क्या चॉइस हो सकती है, 1 हो सकता है, p हो सकता है और p स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि p स्क्वायर के और तो कोई डिवाइजर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला केस, सबसे पहले हमें क्या क्या चॉइस हो सकती है, साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी भी ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, तो सबसे पहले अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZP स्क्वायर के। तो सबसे पहले इसी में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होगा, ये साइक्लिक है। मैंने बताया था कि फाई n में हर ऑर्डर का कितना होता है, फाई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5p स्क्वायर की बात करूँ, जबकि p एक प्राइम है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, p स्क्वायर माइनस p। ठीक है, और बाय डेफिनेशन p ऑर्डर के कितने हो जाएंगे, 5p। p प्राइम है तो 5p फॉर एनी प्राइम p इज p माइनस 1। तो ये तो हमें पता चल गया ZP स्क्वायर में। ये तो हो गई साइक्लिक की बात। अब हम करते हैं नॉन साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, नॉन साइक्लिक ग्रुप मतलब क्या हुआ, नॉन साइक्लिक ग्रुप का मतलब हुआ कि इसमें ऑर्डर p स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही p स्क्वायर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया वैसे ही ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा, p स्क्वायर ऑर्डर का नहीं है, चलो ठीक है। अब ऑर्डर 1 का कितना है, 1 होगा। ऑर्डर 1 का तो आइडेंटिटी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई चॉइस बची नहीं है। तो अगर जो भी ZP स्क्वायर के नॉन साइक्लिक ग्रुप में और जो भी एलिमेंट होंगे वो किस ऑर्डर के होंगे, p के। तो देखो, एक को हटा दो, p स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p कितने हो गए, p स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास यही चॉइस बची। यानी कि अगर मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसका ऑर्डर p स्क्वायर है, तो इस टाइप के अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ 2 ही टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, ZP स्क्वायर और एक दूसरा ये G। लेकिन हमें पता करना है कि ये G है क्या। ठीक है, तो अब जो मेरा टास्क है वो यही है कि ये P है क्या। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले अब ये देख लेते हैं। अच्छा, P स्क्वायर है। अब देखो, ZP क्रॉस ZP ये कैसा है, इसका ऑर्डर भी तो क्या है, p स्क्वायर है ना। ठीक है, और देखो जो p है, इनका GCD क्या है, p है, यानी कि ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। अब एक बार इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ZP क्रॉस ZP का। ठीक है, अब ये कैसा है, नॉन साइक्लिक, तो ये तो आएगा नहीं। सिमिलरली ये आइडेंटिटी, तो यानी कि इसके पास भी सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी के अलावा है वो सारे ऑर्डर p के होंगे, और वो कितने होंगे, p स्क्वायर माइनस 1। यानी कि जो हमारा G है, जो दूसरा ग्रुप है ऑर्डर p स्क्वायर का, वो एग्जैक्टली क्या है, ZP क्रॉस ZP। तो इस तरीके से हमारा p स्क्वायर ऑर्डर के बारे में तो हमें सब कुछ पता चल गया है। लेकिन इस ग्रुप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, दोनों ग्रुप साइक्लिक तो नहीं है, लेकिन ZP स्क्वायर है, वो भी क्या है, अबेलियन। और अब अगर मैं बात करूं ZP क्रॉस ZP, मैंने बताया था एक्सटर्नल प्रोडक्ट कब अबेलियन होता है, जब दोनों ग्रुप अबेलियन होते हैं। और इस केस में ZP और ZP जो दोनों ग्रुप हैं वो कैसे हैं, अबेलियन। इसका मतलब ZP क्रॉस ZP भी कैसा हो गया, अबेलियन है। इसका क्या मतलब है कि ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर आर अबेलियन। तो मैं इसको रब करके एक जनरल स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है वो जनरल स्टेटमेंट, दैट ऑल ग्रुप्स, सबसे पहले तो देखो एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल्स में ऑर्डर के क्या क्या आ गए, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 25 आ सकता है, 121 आ सकता है, 49 आ सकता है। और अगर ये ग्रुप है तो ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म इधर p स्क्वायर हो सकता है या फिर ZP क्रॉस ZP हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, और ये थर्ड ये है कि
जो ये ग्रुप है, दैट द ग्रुप जी इज ऑलवेज अबेलियन। ठीक है, तो समझ जाना जैसे ही पी स्क्वायर लिखा है वो क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने ऑर्डर जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर के बारे में डिस्कस करा, अब मैं दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कस करती हूँ जिसका ऑर्डर क्या है 2p, और p क्या है यहाँ पे प्राइम है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं इस डिस्कशन के साथ। तो मैंने g का ऑर्डर क्या ले लिया 2p, वेयर p क्या है प्राइम है। तो इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, p को ले लो 1, तो ऑर्डर ऑफ g क्या आ गया 2, p को 2 लोगे तो 4 आएगा, 3 लोगे तो 6 आएगा, और 5 लोगे तो 10 आएगा। फिर आगे क्या बचता है, ऑर्डर 10 कवर हो गया, फिर 7 लोगे तो 14 आएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या लो 11 लोगे तो 22 आएगा, और इस तरीके से चलती रहेगी। यानी कि आप देखो मैं ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 10, ऑर्डर 14 और ऑर्डर 22, मैं इन सबका एक क्लासिफिकेशन दे रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को लिए टेबल दिखाई थी, हम लोग फिर से वही टेबल बनाते हैं। इसमें तो हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो अब देखो जैसे मैंने बताया था ऑर्डर में क्या क्या चॉइसेस हो सकती है, डिवाइजर्स ऑफ जी के। तो सबसे पहला डिवाइजर क्या आया 1, फिर क्या आएगा 2 आ सकता है। अब देखो ये प्राइम p है, p के डिवाइजर्स क्या होते हैं 1 और p, और कोई नहीं होता, तो यानी कि p, और इसका डिवाइजर क्या आ सकता है 2p। तो ये हमारी सारी चॉइसेस हो गई हैं इसके लिए। ठीक है, अब चलो सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वो ग्रुप साइक्लिक है तो क्या होगा, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो और 1 एलिमेंट का ऑर्डर 1, मैंने बताया साइक्लिक ग्रुप्स में क्या होता है, अगर किसी ऑर्डर का करना होता है तो फाई n कर देते हैं, तो फाई 2 क्या होता है 1 होता है, फाई p क्या होता है p माइनस 1, और फाई 2p क्या हो जाएगा, फाई 2p हो जाएगा भी p माइनस 1। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखना, क्यों, क्योंकि अगर मैंने बताया था कि फाई ऑफ m कॉमा n, अगर जीसीडी ऑफ m कॉमा n 1 होता है तो वो क्या हो जाता है फाई m इंटू फाई n, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसे मैंने यही यूज किया। अच्छा ये तो हो गई साइक्लिक की बात। अगर अच्छा अब मुझे देखो 2p ऑर्डर का अगर आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है, मेरे पास जो dn है उसका ऑर्डर क्या होता है हमेशा 2n। तो अगर मैं यहाँ पे हमेशा dp कंसिडर कर लूं, डाहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, तो उसे dp से बोलेंगे, वेयर p क्या है प्राइम। तो इसमें जल्दी से करते जाते हैं, p यहाँ पे प्राइम है ध्यान रखना, ऑर्डर 1 का 1। अब हमें पता है कि dp क्या है, वो साइक्लिक तो नहीं है, यानी कि इसमें 2p ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात होती है 2 की। अच्छा 2 ऑर्डर का, अब इसमें मैं बता दूं कि इसमें 2 केसेस हैं। हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, p को p प्राइम ले लेते हैं, लेकिन p को नॉट इक्वल्स टू 2। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ही p2 हो जाएगा, फॉर सपोज p2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा ऑर्डर 4, और ऑर्डर 4 का हमें क्लासिफिकेशन पता है, वो इधर k4 होगा या फिर z4 होगा। तो मैं यहाँ पर p को नॉट इक्वल्स टू 2 लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब अगर p नॉट इक्वल्स टू 2 है तो एवरी प्राइम अगर वो किसी भी, अगर वो 2 के इक्वल नहीं है, ऑल प्राइम्स अदर देन 2 आर ऑड, यानी कि सारे ऑड प्राइम होंगे। तो यानी कि ये जो p है वो कैसा हो जाएगा, ऑड प्राइम हो जाएगा। तो अगर ऑड प्राइम है यानी कि p जो है वो ऑड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 वो dp में क्या आते हैं, मैंने बताया था कि अगर वो नंबर ऑड होता है तो उसमें कितने आ जाते हैं, p आ जाते हैं। तो यानी कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स p, और फिर हमने देखा था कि अगर और भी कोई अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसके ऑर्डर का, तो वो तो किस में जाएगा, zp में जाएगा। क्यों, क्योंकि dp अगर आप देखो वो किन से मिलके बना है, वो zp से मिलके बना है या फिर रिफ्लेक्शन से मिलके बना है, और तो किसी चीज से नहीं मिलके बना। ठीक है, यही चॉइसेस है। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसमें कितने आ गए p माइनस 1, तो zp में इतने आ गए। तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये हमारा अबेलियन क्लासिफिकेशन हुआ, और एक ये हमारा नॉन अबेलियन क्लासिफिकेशन हुआ। अब आप देखो
अगर आप सोचोगे चलो एक और क्लासिफिकेशन, एक और एलिमेंट, एक और ग्रुप ऐसा बना लेते हैं Z2 क्रॉस ZP का, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो 2 नॉट इक्वल्स टू P है, P एक प्राइम है, मतलब P एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का कभी भी GCD 2 के साथ, मतलब किसी भी ऑड नंबर का GCD 2 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z2P के। तो फिर से हमें यही एलिमेंट मिल गया, साइक्लिक ग्रुप मिल गया फिर से हमें। ठीक है, तो हमने ऑर्डर 2P में देखा कि ये 2 एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ऑर्डर 2P के सिर्फ यही 2 ग्रुप होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अभी ये मैं नहीं प्रूव कर पाऊंगी, क्योंकि इस को प्रूव करने के लिए मुझे साइलोस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे मैं साइलोस थ्योरम जिस लेक्चर में डिफाइन करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑर्डर 2P के सिर्फ अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ यही 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब, अच्छा ये यहाँ पे नॉन अबेलियन है, ठीक है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2P आर अबेलियन, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि अगर मैं कोई ग्रुप ले रही हूँ जिसका ऑर्डर 2P है, तो उसके पास भी अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 ही चॉइसेस हैं, वो क्या है? Z2P और DP। और अगर आप लोग देखोगे, हमने DP और Z2P पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करा हुआ है और हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता है। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से, इसका मतलब कि हमारे पास 2P ऑर्डर के बारे में सारे डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक रिमार्क देना चाहूंगी कि हमने किस किस ऑर्डर के ग्रुप तक का क्लासिफिकेशन करा हुआ है, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। देखो ये मैं ऑर्डर लिख रही हूं, ठीक है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तब तो हमें पता है वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो हमें पता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 के होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 है, Z3 के होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो प्राइम्स ऑर्डर के होते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो प्राइम्स ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, इसलिए मैं इनको आइसोमॉर्फिक लिख रही हूँ। अब देखो, अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो मैंने बता रखा है कि इधर वो K4 होगा या फिर वो क्या होगा? अच्छा, ऑर्डर 4 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर का मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता रखा है, ठीक है। वो क्या है? Z2 क्रॉस Z2 या फिर क्या होगा? Z4। और ये किसके आइसोमॉर्फिक है? क्लेंस ग्रुप। यानी कि क्लेंस ग्रुप और Z2 क्रॉस Z2 क्या है? ये आइसोमॉर्फिक है। ये आप लोगों का काम है कि आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, और ये एग्जैक्टली आइसोमॉर्फिक कैसे है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर 4 के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ऑर्डर 5 की। ऑर्डर 5 क्या होगा? प्राइम है तो Z5 के। अब ऑर्डर 6 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3, यानी कि 2P फॉर्म का हो गया। तो अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन देखी, अगर 2P का होगा तो इधर इट इज Z6 और इधर इट इज D3। और मैंने आपको बता रखा है कि D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, दे बोथ आर द सेम ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अब आप लोग ये भी चेक करना कि हाउ D3 एंड S3 आर आइसोमॉर्फिक, एलिमेंट्स निकालना। अगर सेम ऑर्डर के एलिमेंट सेम आए हैं तो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। यानी कि ऑर्डर 6 तक हो गया। अब आते हैं ऑर्डर 7 पे। ऑर्डर 7 यानी कि प्राइम। अब ये प्राइम है तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z7 के। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अब मैंने ऑर्डर 7 तक डिस्कस कर लिया, अभी मैं ऑर्डर 8 छोड़ रही हूँ, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी कि ऑर्डर 8 का फुल क्लासिफिकेशन, कि अगर इसमें ग्रुप्स होंगे तो इतने ही होंगे, 5 ग्रुप्स होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, वो मैं आपको बता दूंगी। अब ऑर्डर 8 को छोड़ के ऑर्डर 9 को कैसे लिखते हैं? 3 स्क्वायर यानी कि प्राइम। और मैंने इसका क्लासिफिकेशन कैसे बताया था? P स्क्वायर ऑर्डर होगा तो Z3 क्रॉस Z3 या फिर Z9। ऑर्डर 9 का भी हो गया। अब ऑर्डर 10 पे आते हैं। ऑर्डर 10 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 5 यानी कि 2P फॉर्म। 2P फॉर्म अभी हमने डिस्कस करी, क्या होता है? सबसे पहले तो Z10 होगा या डायहेड्रल ग्रुप D5 होगा। अब आते हैं ऑर्डर 11 पे। ऑर्डर 11 क्या है? प्राइम, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z11 के।
अभी मैंने ऑर्डर 8 छोड़ा है और अब मैं ऑर्डर 12 भी छोड़ रही हूँ, वो भी मैं कराऊंगी लेकिन इस लेक्चर में नहीं। ऑर्डर 12 के बाद आता ऑर्डर 13, प्राइम है तो Z 13। अब देखो, अब ऑर्डर आएगा 14। 14 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 7, 7 फिर से प्राइम आ गया, यानी कि अगर ये होगा तो इसके दो चॉइस हो सकते हैं, एक तो Z 14 हो सकता है और D 7 हो सकता है। ठीक है, अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग साइलो से ही प्रूव करेंगे कि जो ऑर्डर G है ना 15, वो क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप। यानी कि अगर आप लोग देखो, हमने ऊपर से 15 ऑर्डर के सारे ग्रुप्स के बारे में देख लिया है अदर देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड 12। तो अगर ऑर्डर 15 तक यूजुअली पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आया कि किसी ग्रुप ऑर्डर ग्रुप 15 का, ऑर्डर 6 का, ऑर्डर 10 का, ऑर्डर 9 का, ऑर्डर 12 का ये ग्रुप है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या करो, देखो क्वेश्चंस को ना प्रूव करने की जगह उनको क्या करो, ऑप्शंस को कट करो। कैसे, इस तरीके से एग्जाम्पल से क्वेश्चन को आउट कर दो, जो ऑप्शन है उनको आउट कर दो। और यही आपका भी वे होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स यही होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और ये चीजें समझ में आई हो। देखो, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे चल के आपके क्वेश्चंस को निकलवाएगी, आपका जो है ग्रुप थ्योरी बेटर करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। और आगे अगर आप लोग आगे भी पढ़ना चाहते हो, देखो बेसिक चीजें होनी चाहिए, विदाउट बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। सो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। आप लोग अगर वीडियोस को देख के अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, वीडियोस आप लोग देख रहे हो, किसी को तो ठीक लग रही हैं और किसी को हेल्प कर रही हैं। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें लगता है कि भाई कि लोगों को इतना पसंद नहीं आ रही है और इससे हमें मोटिवेशन मिल नहीं पाते। तो जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हो, देखते हो, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के थ्रू ही हम लोग आगे और बेटर वीडियोस बनाते हैं। जैसे इसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट के बाद अभी मैंने बोला कि मैं ग्रुप 8 के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर मेरा क्या हो जाएगा, शुरू नॉर्मल सब ग्रुप्स शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट साइलोस पे जाएंगे। तो अगर आप लोग जितना देखेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें लगता रहेगा कि आप हमें प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियोस को, और अगर मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।